एक ब्लैक होल बनाने के लिए ग्रेविटेशनल कोलैप्स में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के उत्सर्जन से गतिविधियां डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसलिए कोई यह उम्मीद कर सकता है कि ब्लैक होल के स्थिर अवस्था में आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आमतौर पर यह माना जाता था कि यह अंतिम स्थिर स्थिति उस पिंड के विवरण पर निर्भर करेगी जो ब्लैक होल बनाने के लिए कोलैप्स हो गया था। ब्लैक होल का कोई भी आकार हो सकता है और इसका आकार निश्चित भी नहीं हो सकता है, बल्कि पल्सेट हो सकता है। हालांकि 1967 में वर्नर इजराइल द्वारा डबलिन में लिखे गए एक पेपर से ब्लैक होल के अध्ययन में क्रांति आ गई। इजराइल ने दिखाया कि कोई भी ब्लैक होल जो घूम नहीं रहा है उसे पूरी तरह से गोल या गोलाकार होना चाहिए। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। इसके अलावा इसका आकार केवल इसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। वास्तव में इसे आइंस्टीन के समीकरणों के एक विशेष समाधान द्वारा डिस्क्राइब किया जा सकता है जो 1917 से ज्ञात था, जब इसे जनरल रिलेटिविटी की खोज के तुरंत बाद कार्ल श्वार्ज़चिल्ड द्वारा पाया गया था। सबसे पहले इजराइल के परिणाम की व्याख्या कई लोगों ने की, जिसमें स्वयं इजराइल भी शामिल था, इस सबूत के रूप में कि ब्लैक होल केवल उन पिंडों के ढहने से बनेंगे जो पूरी तरह से गोल या गोलाकार थे। चूंकि कोई भी वास्तविक पिंड पूरी तरह से गोलाकार नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि सामान्य तौर पर ग्रेविटेशनल कोलैप्स नगन सिंगुलैरिटीज को जन्म देगा। हालांकि इजराइल के परिणाम की एक अलग व्याख्या थी, जिसकी वकालत विशेष रूप से रोजर पेनरोज और जॉन बेहलर ने की थी। यह था कि एक ब्लैक होल को तरल पदार्थ की गेंद की तरह व्यवहार करना चाहिए। यद्यपि कोई पिंड एक अगोलाकार अवस्था में शुरू हो सकता है, जैसे ही यह एक ब्लैक होल बनाने के लिए कोलैप्सिस कर जाएगा, गुरुत्वाकर्षण तरंगों के उत्सर्जन के कारण यह एक गोलाकार अवस्था में आ जाएगा। आगे की गणनाओं ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया और इसे आम तौर पर अपनाया जाने लगा। इजराइल का परिणाम केवल नॉन रोटेटिंग बॉडीज से बने ब्लैक होल के मामले से संबंधित था। तरल पदार्थ की गेंद के अनुरूप कोई यह उम्मीद कर सकता है कि घूमते हुए पिंड के ढहने से बना ब्लैक होल पूरी तरह से गोल नहीं होगा। रोटेशन के प्रभाव से इक्वेटर के चारों ओर एक उभार बनेगा। हम सूर्य में इस तरह का एक छोटा उभार देखते हैं जो हर 25 दिन में एक बार इसके घूमने के कारण होता है। 1963 में न्यूजीलैंड के निवासी रोए केर ने जनरल रिलेटिविटी के समीकरणों के ब्लैक होल समाधानों का एक सेट पाया था जो श्वार्ज़चिल्ड समाधानों की तुलना में अधिक सामान्य थे। ये केर ब्लैक होल एक स्थिर दर पर घूमते हैं, उनका आकार केवल उनके द्रव्यमान और रोटेशन के दर पर निर्भर करता है। यदि रोटेशन शून्य था तो ब्लैक होल बिल्कुल गोल था और समाधान श्वार्ज़चिल्ड समाधान के समान था, लेकिन यदि रोटेशन नॉन जीरो था तो ब्लैक होल अपने इक्वेटर के पास बाहर की ओर उभरा हुआ था। इसलिए यह अनुमान लगाना स्वाभाविक था कि ब्लैक होल बनाने के लिए कोलैप्स होने वाला एक रोटेटिंग बॉडी कर सॉल्यूशन द्वारा वर्णित स्थिति में समाप्त हो जाएगा। 1970 में मेरे एक सहकर्मी और साथी शोध छात्र ब्रेंडन कार्टर ने इस अनुमान को साबित करने की दिशा में पहला कदम उठाया। उन्होंने दिखाया कि बशर्ते एक स्थिर घूमने वाले ब्लैक होल में घूमने वाले शीर्ष की तरह समरूपता की धुरी हो, इसका आकार केवल इसके द्रव्यमान और रोटेशन के दर पर निर्भर करेगा। फिर 1971 में मैंने साबित कर दिया कि किसी भी स्थिर घूमने वाले ब्लैक होल में वास्तव में समरूपता की ऐसी धुरी होगी। अंततः 1973 में किंग्स कॉलेज लंदन में डेविड रॉबिन्सन ने कार्टर और मेरे परिणामों का उपयोग करके दिखाया कि अनुमान सही था। ऐसा ब्लैक होल वास्तव में पल्स सॉल्यूशन था। इसलिए ग्रेविटेशनल कोलैप्स के बाद एक ब्लैक होल को ऐसी स्थिति में स्थापित होना चाहिए जिसमें वह घूम सके लेकिन पल्सेट न हो। इसके अलावा इसका आकार केवल इसके द्रव्यमान और घूमने के दर पर निर्भर करेगा, न कि उस पिंड के नेचर पर जो कोलैप्स होकर बना है। यह परिणाम इस कहावत से ज्ञात हुआ कि ब्लैक होल में बाल नहीं होते। इसका मतलब यह है
कि ब्लैक होल बनने पर कोलैप्स हो चुके पिंड के बारे में बहुत बड़ी मात्रा में जानकारी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि बाद में हम संभवतः पिंड के बारे में उसका द्रव्यमान और घूमने के दर को माप सकते हैं। नौहेयर प्रमेय भी बहुत व्यावहारिक महत्व का है, क्योंकि यह संभावित प्रकार के ब्लैक होल को बहुत हद तक प्रतिबंधित करता है। इसलिए कोई उन वस्तुओं के विस्तृत मॉडल बना सकता है जिनमें ब्लैक होल हो सकते हैं, और मॉडल की भविष्यवाणियों की तुलना अवलोकनों से कर सकते हैं।